नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के बीच में बंगाल से अलग अलग खबर, लेकिन खबर कहां से आ रही है? खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, और एक ऐसी खबर जिसको कम से कम ममता बनर्जी सुनना तो नहीं चाहती होंगी। कल्याण बनर्जी जिस तरह से ये सोच कर बोल रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे प्रभावित कर सकते हैं कि साहब देखिए कितने लाख लोग वोटों से वंचित हो जाएंगे, उनका इशारा बार बार सुप्रीम कोर्ट पर ही था कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ही इसकी मॉनिटरिंग है। लेकिन वो जिस इशारे से इस बात को कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि कोर्ट ने समझ लिया। खबर यही है कि जो सबसे पहला प्लान था, ये जो पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनावी लंबे समय से एक बीमारी थी, जिसको चुनाव में लोकतंत्र का कैंसर भी आप कह सकते हैं, जिसकी सर्जरी गणेश कुमार कर रहे थे, उसकी सर्जरी में एक बड़ा काम जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है, यानी वो एनेस्थीसिया को देने का, वो उन्होंने दिया है। और अब फिर यही हुआ जो आखिरी उम्मीद थी। आज ये समझ लीजिए दोस्तों कि प्लान ए फेल हो चुका। जो ममता बनर्जी का प्लान वो कम से कम जो लंबे समय से ये खेल शुरू हुआ था 1980 के उस दौर से, जब एक बार जीत चुका था पूरी की तरह से। मेरे दोस्तों, क्या नेटवर्क, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप का मुझे लगा नेटवर्क आपको फिर की तरह। देखिए, आज ये तीसरी जगह है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है जगह नहीं बदल रहे हैं, लेकिन अभी फिर अगर नेटवर्क नहीं है तो इसके लिए मुझे लगता है मुझे लगता है दोस्तों ये अब लाइव जो है थोड़ा सा टोटली स्टॉप हुआ है। क्या हम अभी बता सकते हैं आपको लाइव मिल रहा है क्या? दोस्तों देखेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर इसको दोबारा से चलते हैं। हालांकि जितना हिस्सा हमारा वहां से शुरू हुआ, अगर मैं ये कहूं कि एक सर्जरी की है, एक सर्जरी की है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के एक उस रूप को देखा है जो इस देश में कम से कम एक ऐसा सीईसी हमको मिला जो जो 25 साल से इस देश में चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की। और चूंकि बंगाल की राजनीति में, मैं आपको ये बता दूं कि बंगाल की राजनीति में 80 के दशक से ये खेल शुरू हो गया था। और जिन लोगों को ये लग रहा होगा, आज ये सोच रहे होंगे कि तुष्टीकरण की ये पूरी कहानी ममता बनर्जी ने शुरू की, तो मैं आपको ये बता दूं, आप 80 के दशक से बंगाल के अंदर सीपीएम का बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से बसाई गई तुष्टीकरण की नीति को देख रहे थे, जिसको अंजाम देने में उन्होंने 45 साल जो किया, उसके लिए सीईसी को 45 दिन भी नहीं मिले। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पीठ थपथपा दी है। अलग इसका मैसेज हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन मैं जिस तरह पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये कहानी है जब ममता बनर्जी नहीं, आने वाले किसी भी ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए ये रास्ता बंद हो जाएगा, जब वो तुष्टीकरण के सहारे इस देश की राजनीति नहीं, इस देश के भविष्य पर सवाल उठेगा। लेकिन हम आज शुरू करते हैं, पहले वो खबर आपके लिए पढ़ देते हैं, इसी के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे शानदार लाइन आप जानते हैं दोस्तों, जिसका अभी जिक्र नहीं किया गया, मैं उसी लाइन से शुरू कर रहा हूं। आप लोग अगर शेयर कर देंगे और मुझे लगता है कि हम सब लाइक भी करेंगे, तो फिर हम इसको एक अच्छी जगह पर ले जा सकेंगे। अब आप शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सीईसी पर हमले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन मालदा का हमला एक ऐसा हमला था जो इस देश की न्यायपालिका, देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर सबसे बड़ी चोट थी, जब 7 लोगों को, वो 7 न्यायिक अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट पेश की। मैं ममता बनर्जी वाले केस को पूरा डिटेल से बताऊंगा, जो आज कल्याण बनर्जी ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन जो एक छोटी सी टिप्पणी है जिसने इस पूरे खेल को बदल दिया। आप ये समझ के मत रहिएगा कि मालदा का मुजरिम छूट जाएंगे, मालदा के असली अपराधी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इशारा अगर ये रहता है, तो मैं ये मानता हूं कि शायद इस लोकतंत्र को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हम मालदा की हिंसा के सभी आरोपियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं। आप इस शब्द पर गौर कीजिए जो सीजेआई ने कहा, आप समझिए,
उन्होंने कहा हम मालदा हिंसा के सभी आरोपियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं। हम इस मामले को महज एक किताबी कवायद की तरह नहीं छोड़ेंगे। यानी ये कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है जिसको आप ये सोच लेंगे, हम इसे एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। ये एससी के मालदा पर आज सीजेआई का बयान है, चूंकि टीएमसी के और कांग्रेस के गुंडों के लिए अब बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया, ऐसा अलग अलग जगह पर लोग लिख रहे हैं। ये जो कहानी है कि एससी को राजनीतिक साजिश दिख रही थी, ये पहले ही दिन लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस देश के जस्टिस सीजेआई है यानी सूर्यकांत है, वो ये जानते हैं कि इस खेल को इतनी आसानी से आखिर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि अभी के वक्त में जो इस समय जो चाहती हैं ममता बनर्जी, उनको नहीं दिया जाएगा। यानी ममता बनर्जी जिस सहानुभूति की उम्मीद कर रही हैं, उसके लिए कोई लाइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकलेगी, ऐसा मुझे सुप्रीम कोर्ट के इन और उन ऑब्जर्वेशन से ही लग रहा है। ये ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है दोस्तों कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का खेल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में वो खेलना चाहती हैं या उनके तमाम लोग खेलना चाहते थे, मैंने उस वक्त भी कहा कि मालदा की हिंसा, या कई बार मुझे ये लग रहा था और आपके साथ मेरा तमाम वीडियो आपके पास मौजूद है जिसमें मैंने ये कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से भी ममता बनर्जी इस कुछ क्षण के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए कोई टिप्पणी चाहती हैं, ताकि जो उनके लिए जो अब जनता की जो सूख रही है स्नेह की धारा, उस मरुधारा को वो वापस उसमें वापस सहानुभूति की धारा में बदल दें और वो सारी सहानुभूति की नदियां इकट्ठे होकर उनको नबन्ना के ऑफिस तक पहुंचा दे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो खेल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। मालदा में आईएसएफ का वो जब पकड़ा गया है, आईएसएफ का एक मैंने आपको बताया कि कल पकड़ा गया, ये खुद यहां से लड़ चुका जो आईएसएफ से जो चुनाव कैंडिडेट एआईएमआईएम का था, तो एआईएमएम और आईएसएफ दो जुड़ चुकी है लाइनें। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, ये एनआईए भी जानती है कि ये खेल जो है, ये खेल कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के पीछे तक जाता है। जो हुमायूं कबीर के लिए स्टिंग हो सकता है, उसी तरह से एक एआईएमआईएम के उस वकील को भी उस स्टेज पर ला सकता है जिसको चुनाव लड़ने पर 872 वोट मिले हो दोस्तों। 872 वोट का वकील अगर 3000 की भीड़ लाता है, 4000 की भीड़ सामने लाकर, और इस देश में 7 न्यायिक अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए उसको कुछ ज्यादा बड़ा बूस्टर चाहिए। उसको उस रॉकेट की तरह बूस्टर चाहिए, जैसे पीएसएलवी आप वहां पहुंचाते हैं, उसी तरह ये राजनीतिक साजिश ममता बनर्जी को नबन्ना में वापस पहुंचा देगी। इसीलिए ये खेल शुरू हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहीं रोक दिया है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम आगे की तरफ, आज का दिलचस्प है दोस्तों, देखिए हम जो इस खेल को देख रहे हैं, या मुझे जो आपको लगता होगा कि चुनाव को लेकर इतना ज्यादा, मतलब आप, मैं सुबह भी वही लाइव करता हूं, दोपहर भी वही लाइव करता हूं, फिर आपको शाम को भी वही लाइव लगता होगा, तो लगता होगा कि कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं धीरेन्द्र जी। मैं दरअसल आपको एक साफ बता दूं कि इस चुनाव में, बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान की तकदीर लिख रहा है। मैं हार या जीत से अलग है, ये ध्यान रखना, ये हार या जीत से अलग है। मैं आपको इस फेडरल स्ट्रक्चर के बने होने के जो फाउंडेशन, जो फाउंडिंग स्टोन्स हैं, उनको जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अगर उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये शुरुआत होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, एक राज्य ने सीबीआई की जांच, सेंट्रल एजेंसी के जो सेंट्रल एजेंसीज केस दर्ज करके उठा रही थी, आपको याद होगा संजय राउत ने कहा कि यहां से नहीं उठाया जाएगा। फिर एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में ये पेश हुआ, ये बिल बना कि सीबीआई पहले राज्य पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। इस तरह की कहानियां शुरू हुई, सीबीआई ऑटोनॉमी पर अफेक्ट करने की कोशिश की, एनआईए उसी तरह की कोशिश है, एनआईए पर भी उस तरह की कोशिशें शुरू होंगी। और ये जो न्यायिक अधिकारियों पे हमले हैं, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो बैलेंसिंग है उस पर अटैक था। तो इसीलिए मैं इस चुनाव को इसी तौर पर देख रहा। हो सकता है कि, देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि जो सीईसी का काम है वो इस चुनाव से बड़ा है, ये एक चुनाव का मसला हो सकता है, लेकिन सीईसी जो सुधार कर रहे हैं वो अगले 2-3 दशकों के सुधार हैं, जो इस देश के राजनीति को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। और आज
ये आखिरी कील मैंने कही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव तक 9 अप्रैल को जो वो सीज हो चुकी है, जो लॉक हो चुकी है मतदाता सूची, उसके लिए कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश ममता बनर्जी की सबसे प्लान ए की कोशिश थी। उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह एक बार यहां से आप जीत जाओ, आप इन 30, 40, 50 लाख जो वोटर हैं, इन सब का इस्तेमाल कर दो जिनके कागज फर्जी हैं। क्योंकि आप ये सोच के देखिए, और शायद यही इशारा भी है सुप्रीम कोर्ट का, मैं वो चुनाव पढ़ूंगा, लेकिन आप ये सोचिए कि ये इशारा क्या है। ममता बनर्जी चाहती है कि इस चुनाव में एक बार वो जीत जाएं और वो नबन्ना पहुंच जाएंगी, तो उसके बाद उस कवायद का क्या अर्थ रह जाएगा, जरा सोच के बताइए दोस्तों। इसीलिए सिर्फ उस दिन तक वो कर सके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे वकीलों को खड़ा किया। खुद कल्याण बनर्जी हर उस पर जाकर बोलते हैं। और आज तो बड़ा एक वो भी हो गया था कि भाई जो डेमोग्राफी उस पर जो चेंजेस है उस पर बड़ी बहस के साथ हुआ कि बंगाल को मत समझाइए समझाइए। कल्याण बनर्जी की जो नाटक जो क्रिया है, ये संसद में जिस तरह से उनकी मिमिक्री है, वो ये समझते हैं कि ये फिल्म जो है, ये देश जो है, उनकी नाटक के लिए उनको शायद उत्पल दत्त से शायद बड़ा अपने आप को कलाकार मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानता है इस कलाकारी के पीछे के असली कागज कहाँ है। वो कागज ये है कि आप जिन लोगों को वोट डालने के लिए यहां अपील कर रहे हो, उन लोगों के पास अपने आप को मतदाता साबित करने के लिए कागज नहीं है। और उन्होंने वो सब कागज, चूंकि कागज वो दिखाना नहीं चाहते थे, और अब वो हर समय भर भर के कागज दिखाना चाहते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। अब आज बड़ा बहुत ही मुझे लगता है कि एक लाइन को लेकर आपको दिखेगा, अलग अलग चैनल पर वो लाइन अलग चल रही होगी, जब तक जीत का अंतर बाहर किए गए लोगों की संख्या से कम ना हो। वैसे तो ज्यादा होना चाहिए, तब तक चुनाव नतीजों में दखल नहीं दिया जा सकता। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस जयमाला बागची ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटर संवैधानिक संस्थाओं के बीच में पिस रहे हैं। जस्टिस जयमाला बागची कह रहे हैं कि ये जो वोटर है संवैधानिक संस्थाओं के बीच में पिस रहे हैं, वो इशारा भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक राज्य सरकार जो है, एक केंद्र के एक एजेंसी या संविधान की एक एजेंसी, ये केंद्र की एजेंसी नहीं है, माफ करना दोस्तों, ये संवैधानिक तौर पर तैयार की गई एक ऐसी संस्था है जो इस देश के भविष्य को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। टीएन शेषन ने इस देश को अगर ये समझाया था कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर से जो क्रिमिनल्स है या जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम से कम चुनाव के वक्त। अब सीईसी ज्ञानेश कुमार इस देश को ये समझा रहे हैं कि ये जो बिहारी घुसपैठी हैं, इनको अगर निकाला नहीं गया तो ये संसद, ये सब विधानसभाएं, ये आपके लिए एक ऐसे शरिया आधारित संविधान की मांग करेंगी जिसमें शरिया के सामने इस देश का कुछ भी नहीं चलेगा। वो ये मांग करेंगी। और ये बात आज एक बांग्लादेश की, माफ करना, पहले हम लोग ये करते फिर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट के दौरान, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ही जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, जो संदिग्ध वोटर्स के लिए की गई है, वो लिस्ट बनाई है। और जयमाला बागची ने कहा इसी मामले को कि जब भारत सरकार के चुनाव आयोग ने यह दलील दी थी कि न्यायिक अधिकारियों ने 47% मामलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने चुनाव संस्था द्वारा जारी नोटिसों पर फैसला सुनाया। ये एक इसी का जवाब जयमाला बागची ने दिया था कि वो पिस रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मकसद सही हो तो तरीके भी सही माने जाएं, बल्कि यह है कि तरीके सही हो तो मकसद भी सही माना जाए। ये जस्टिस बागची वो कह रहे थे, ये राज्य और चुनाव आयोग के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का खेल नहीं है। ये इस बारे में है कि वोटर दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में पिस रहा है। अदालतों ने चुनाव को बढ़ावा देने के लिए ही दखल दिया है, ना कि उसको रोकने के लिए। यानी इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, साफ कर रहा है कि साहब हम चाहते हैं कि जो चुनाव का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े, लेकिन उसमें कोई वोटर पीछे नहीं। ये मुझे लगता है कि एक शायद वो कवायद है, एक माहौल बनाने की कोशिश जो। और देखिए ये बात आपको समझनी होगी या हम लोगों को समझनी होगी कि आप आज भी इकोसिस्टम से बाहर नहीं है। आपको आज भी किसी मामले पर एक टिप्पणी करते वक्त आप ये कोशिश करते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये बहुत खतरनाक बात है किसी भी सिस्टम के लिए, ये बहुत खतरनाक बात है कि अगर वो देशद्रोहियों को या फिर इस तरह के देशद्रोही, मान लीजिए
बहुत हार्ड आपको शब्द लगे तो, लेकिन जो घुसपैठियों के समर्थक हों या तमाम वो लोग हों जिनको ये लगता है कि वो सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में कट्टरपंथ और घुसपैठियों को जगह दे, उनको सैचुरेट करने के लिए अगर आपकी संवैधानिक संस्थाएं मजबूर हो जाए तो आप सोचिए आगे खतरा कितना बड़ा है। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, अगर वो गलत है तो उनको वोट देने का कोई राइट नहीं होना चाहिए, ये तो हर आदमी मानता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब 2 संस्थानों का बहिष्कार है। जस्टिस बागची ने कहा कि जब तक बहुत बड़ी संख्या में वोटरों को बाहर ना किया गया हो तो दखल नहीं दिया जा सकता चुनाव के नतीजों में। अब इस लाइन को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट किसको बड़ा दखल मानेगा, किसको बड़ी हार मानेगा, किसको बड़ी जीत मानेगा। सपोज कीजिए कि भवानीपुर में अगर 20-30 हजार से 40 हजार वोटों से जीत जाते हैं, अगर, मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे लिया, इसलिए ये मत कहिएगा कि मैंने वही सीट क्यों चुनी। बहुत सारे टीएमसी के समर्थकों को लगेगा कि शायद वही सीट क्यों चुनी है, लेकिन आपको मैं बता दूं चूंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट सीट भी है। उस पर मानिए अगर वो माफ कीजिएगा शायद अगर हाँ, अगर वो सीट पर 40 हजार से शुभेंदु जीत जाते तो तब क्या माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तब क्या कहेगा? क्योंकि क्या ये आंधी नहीं हो सकती है? क्योंकि ऐसी आंधी में हम लोगों ने देखा है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में देखा 10-10 लाख वोटों से जीत गए, 7-7 लाख वोटों से जीत गए, लेकिन हटे गए वोटर वहां 50 हजार के करीब है। तब इसको क्या अंतर माना जाएगा? मुझे लगता है इस पर तो चुनाव के बाद ही बात होंगी, लेकिन हाँ, ये बात तो सवाल तो खड़ा करती है। अब इसके बाद हम लोग आपके पास है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है शेयर और लाइक दोनों की जरूरत है क्योंकि हमको वीडियो को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में रहना आसान नहीं, मतलब आसान का मतलब सही सब चीजों से आसान नहीं है। तो अगर हम लोगों को लगता है तो हमको आपको कम से कम ये तो किया जाए। जज ने कहा कि अगर 10% लोग वोट नहीं देते हैं और जीत का अंतर 10% से ज्यादा हो, तो अगर ये 5% से कम हो, अब वो पता नहीं उसको क्या कहना चाहते थे। मुझे लगता है कि 1 मिनट, मैं उनका फैसला देख रहा था, 1 मिनट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। मैं इसको आपके पास एग्जैक्ट वर्ड उनके चेक करने होंगे क्योंकि टेक्निकल वर्ड के साथ वो हमेशा आते हैं जज, और हम लोग उसको देखेंगे। 1 मिनट, एग्जैक्ट वर्ड उनके क्या थे ये मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा अंतर जो होगा वो अंतर अगर जीत का या हार का अंतर, ये तो दोनों में स्थिति में वो अंतर होगा, क्योंकि जो हारेगा वो ये कहेगा कि जीत का अंतर है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चुनाव में अब वो लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये पहला वर्ड है। पहला वर्ड ये है कि जिनकी अपील पेंडिंग है, जब तक इस पर होगा, लेकिन इस पर पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती थी क्योंकि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित न करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कृपया यह न सोचे कि हमारे मन में यह सवाल नहीं है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्हें बाहर कर दिया गया। यही सवाल हमारे दिमाग में है, यही सवाल इस देश के दिमाग में है कि जो वोटर्स नहीं है क्या वो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हमको भी मिले, मैंने आपको शायद दिखाया भी है, आपने देखा होगा बातचीत में, और काशीपुर वाले में भी देखा। और यहाँ आज जो हम लोग डालेंगे आपके लिए सुबह को एक वीडियो जो हम लोगों ने इंद्रनील के साथ किया, यानी वहला में किया है, वहला वेस्ट में, उसमें हमको जो हिंदू फैमिलीज हैं वो भी मिले हैं, जो जिन्होंने जिनका वोट बैंक जिनका नाम कटा है। तो अब हम लोग आपके साथ आगे चलते हैं। उन्होंने कहा, जस्टिस बागची ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर के बीच के अंतरों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा, खास तौर से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर, हमने संवैधानिक संस्था को वोटर लिस्ट की शुद्धता के मामले में जांच करने की अनुमति दी है। एसआईआर पर आपकी जो मूल अधिसूचना है उसमें 2002 की लिस्ट वगैरह का शामिल है। आपकी अधिसूचना उन लोगों पर लागू होती है जिनका संबंध 2002 की लिस्ट में शामिल लोगों से है। 2002 की लिस्ट ही बेंचमार्क है। जरा अपनी अंतिम लिस्ट देखिए, इसमें आपने 2002 की लिस्ट के सदस्यों को तो नहीं हटाया, यानी 2002 ने जिन्होंने वोट किया है वो उनको बेंचमार्क मान रहे हैं, और उसी के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो शामिल है कम से आपने क्या उनको हटाया या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था और उन्होंने जिक्र भी किया कि जब बिहार वाले मामले में एसआईआर पर बहस हुई थी तो ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, साफ तौर पर कहा था कि 2002 की लिस्ट के सदस्यों को
कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। कृपया बिहार के मामले में जमा किए गए ईसीआई के बयानों को देखिए। आपने कहा था कि 2002 के जो है जो वोटर्स हैं उनको एज सच शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन डीएस नायडू ने कहा कि लोगों को ये शामिल करना होगा कि जो लोग 2000, इन लोगों को ये बताना होगा कि जो 2002 की लिस्ट में लोग हैं ये वही लोग हैं या नहीं है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अब आप अपने पहले दिए गए बयानों में फेरबदल कर रहे हैं। और तब न्यायमूर्ति बागची एक और टिप्पणी कर रहे थे कि न्यायिक अधिकारियों से भी निर्णय प्रक्रिया के दौरान कुछ गलती हो सकती है। अगर कोई दिन में 1000 दस्तावेजों की जांच करता है तो उसकी सटीकता 70% भी है तो भी उस काम को बेहतरीन माना चाहिए, और एक गलतियों की गुंजाइश तो रहेगी ही। हमें एक मजबूत अपीलीय मंच की जरूरत है। ये सब चीजें उन्होंने कही है, लेकिन ये देखते हुए कि अधिकार वोट देने का अधिकार निरंतर होना चाहिए, अदालत आने वाले चुनाव की गहमागावी और शोर शराबे से प्रभावित होकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। जिस देश में आपका जन्म हुआ है वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है बल्कि भावनात्मक भी है। ऐसा है जैसे आप लोकतंत्र का हिस्सा है और सरकार चुनने में मदद कर सकते हैं। तो जब नायडू ने इसका जवाब दिया, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों के नाम खारिज किए गए थे लेकिन वहां अपील करने की भी कोई प्रक्रिया नहीं थी। इस पर बागची ने फिर कहा, अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए वोटर लिस्ट को बढ़ाने या घटाने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उनको इंक्लूजन के आधार पर ही मामले की सुनवाई करनी पड़ेगी। और यही वो लाइन है जो उन्होंने कहा था कि अगर 10% वोट नहीं डलते हैं और जीत का अंतर 10% से ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर 5% से कम है तो हमको इस पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि इसके, और मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये क्या होगा। एक याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा है कि जस्टिस टी.एस. शिवंगम की अध्यक्षता वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने रख भी नहीं रहा है ईसीआई जो है ये सारे मामले। तो वकीलों ने कहा कि फ्रीजिंग डेट को आगे बढ़ाया जाए। क्या इन पर समय सीमा तय करके फैसला किया जाएगा? जस्टिस उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये करते रहेंगे तो ये मामला पता नहीं कितना लंबा चलेगा, और यहीं से फिर वो असली खेल शुरू होता है जो उन्होंने कहा कि अब कोई चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा। ये जो जिन लोगों के साथ है 34 लाख मामलों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हटे हुए नाम थे, उनकी अपीलें जिनकी पेंडिंग है अब वो इस 2 चरणों वाले चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब बिना किसी निर्देश के विशेष निर्देश मुझे नहीं लगता कि अब दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में जो चुनाव नामांकन की तिथियां हैं वो भी जा रही हैं, तो ऐसे में कौन करेगा। हालांकि जो कल्याण बनर्जी वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि साहब 16 लाख अपीलें दायर हो गई है और इन 2 चरणों में इन 16 लाख अपीलें वालों लोगों को अनुमति करने दी जाए। आप ये समझिए तब किया जा रहा है जब जीत का अंतर 50 से 55 लाख तक है, यानी जो बीजेपी और टीएमसी की बीच जीत का अंतर है, अगर उसमें 16 लाख ही शामिल हो जाए तो यकीनन है ये लोग कौन होंगे इसके बारे में आपको मालूम होगा कि किन लोगों ने ये तैयारी की होगी, किन लोग ये सिस्टम में लगे हुए होंगे कि हमको हर हालत में इसमें नाम शामिल करना है, क्योंकि अगर हम हटते हैं तो हम लोगों को मतदाता सूची से नहीं इस देश की जमीन से भी बाहर किया जा सकता है। और ये लोग कौन हो सकते हैं? ये ज्यादातर लोग घुसपैठिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय, और चूंकि जब इस पर भारत के सीजेआई, मुझे लगता है कि सीजेआई पूरी तरह से इस बात को समझते हैं, अडिग है, और ये भी जानते हैं कि राजनीति का क्या रुख है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह सवाल से बाहर है, यानी जो कल्याण बनर्जी चाह रहे थे उसको जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सवाल से पूरी तरह बाहर है, इस पर कोई बात ही नहीं हो सकती। एसआईआर की वास्तविक संख्या, जो लंबित अपीलों की वास्तविक संख्या 34 लाख है। ये तब जो जयमाल्या बागची ने कहा, अब वो पता नहीं कि वो उसमें कौन सा जोड़ रहे थे, क्योंकि कल्याण बनर्जी मुझे लगता है अपनी सरकार की तरफ से कह रहे होंगे, तो लेकिन अदालत ने कहा कि अब जो है 30 से 34 लाख अभी पेंडिंग है, ये उसने भी कहा, लेकिन अब वो इस स्तर पर मतदाता सूची में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
यहां तक कि मेरी समझ में चूंकि कंफ्यूजन है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आ रही है उनके जजों का, चूंकि वो जब पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 30 से 34 लाख वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें न्यायिक प्रक्रिया का जो रास्ता है उसमें 27 लाख नाम है जो ट्रिब्यूनल में जिनको जाना है, जिनके लिए 19 जो ट्रिब्यूनल है उनका गठन हो चुका है। ये जो याचिका जो चल रही है, अब नाम सुनिए, ये याचिका कुरैशा यास्मीन और 12 लोगों के समूह ने दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को समय से पहले प्रीमेच्योर एक और उसमें कहा है कि पहले आप वहां जाइए, उसके बाद जाकर आरोप होगा। क्योंकि उनका कहना यह था, जो अपील लेके वो आए थे, कि चुनाव आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब अपीलों पर सुनवाई की बात है और वकीलों की मांग यही थी कि फ्रीज करने की डेट आगे बढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है कि शायद फिर वो हो गया है, क्या फ्रीज हुआ है दोस्तों? क्या फ्रीज हो गया है? फिर आपको आवाज आ रही है या मुझे लगता है फ्रीजिंग है? अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो ये 1 मिनट देंगे, मैं किसी दूसरे नेटवर्क पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट आपका और लूंगा, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको यहीं बंद करेंगे। ये क्या कह रहा है? 2 जमा है क्या? वो बहुत मतलब यहाँ के हिसाब से बहुत महंगी जगह है, लेकिन फिर भी जाके देखेंगे। अगर वहां नेटवर्क 1-2 लाइव करके देखते हैं, अगर वो सही आया तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। आज मेरे पास अभी नेटवर्क वीडियो भी आ रहा है, तो ठीक है, हम लोग एक आज की बात करते हैं, अलग से, थोड़ा सा बंगाल से अलग है, लेकिन आज को आपको इंटरेस्ट होगा। केजरीवाल ने आज जो है जो किया था उस पर थोड़ा सा बातचीत मैं करना चाह रहा हूं। हालांकि आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को लेकर रखता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन लोगों का जो उनको मैंने बनते हुए देखा है, उन तमाम लोगों को मेरे रिपोर्टिंग कैरियर के बीच का हिस्सा है, तो उनकी जितनी हकीकत आप लोग जानते होंगे उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं। उनमें से लोगों को ज्यादातर को मैं पर्सनली भी जानता था, लेकिन इसीलिए मैं अक्सर कम उनको करता हूं। लेकिन आज की जो बहस थी वो बड़ी दिलचस्प थी, इसीलिए दोस्तों उसको भी बता देते हैं कि आज जो है जब केजरीवाल ने कहा, सबसे पहले कहा मैं एसडी तुषार मेहता की इज्जत करता हूं, फिर कहा मैं आरोपी के तौर पर कोर्ट के सामने नहीं हूं, निचली अदालत ने मुझे आरोप मुक्त कर दिया। अगर आप आरोपी के तौर पर नहीं है, बिल्कुल मान लिया, आप निचली अदालत ने मुक्त कर दिया, ये भी मान लिया, लेकिन वहां अपील है, इसीलिए आप वहां खड़े हैं। लेकिन वो चूंकि केजरीवाल ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप देखिए अदालत में वो श्रवण कांता जिस तरह से एक जज जिनके ऊपर आज तक किसी तरह का आरोप तो छोड़िए, उनके बारे में कोई वहां इस तरह की अदालत के बीच में भी, चूंकि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों कवर कर चुका हूं, तो जानते हैं कि जो जज हैं जिनके नाम पर कोई इंक का भी दाग नहीं है, जिनके पास फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं है, उनमें जज मेहर आती है। लेकिन चूंकि आपको मालूम है वो तो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांटते हैं, केजरीवाल के पास जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट रखे हैं उस पर साइन केजरीवाल का होता है, उसको संजय सिंह इशू करता है, ब्लैक में भी दे सकते हैं। मतलब भाई आप ईमानदारी का टिकट तो ब्लैक में मिल सकता है ना, मतलब मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर आपको नाराजगी हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। वो सिर्फ ब्लैक मेरे मुंह से निकल गया कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट ब्लैक, और वैसे इस देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट ब्लैक में ही मिलता है, भले ही वो कहीं से लेके आया गया हो, आपको मालूम होगा। तो वो ब्लैक में टिकट बांट रहे थे, नहीं माफ करना फिर गलती होगी यार, मतलब ब्लैक में वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। चलिए अभी सही है, तो ब्लैक में वो ईमानदारी के सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब उसने कहा कि कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ रिक्यूजल की मांग पर अपनी कानूनी बात तक सीमित रहे। कोर्ट ने फिर कहा केजरीवाल से कि आप सिर्फ अपनी मांग तक सीमित रहे, 2 बार कहा। कोर्ट ने फिर कहा तीसरी बार कि हम आरोप मुक्ति के मसले पर अभी सुन नहीं रहे, आप सिर्फ रिक्यूजल पर अपनी बात रखिए। केजरीवाल ने कहा मैं सिर्फ उसी पे आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। और ये 2 मिनट उन्होंने, याद है ना आपको, जब उन्होंने कहा था कि मैं 2 मिनट में सबसे पहले लोकपाल ले आऊंगा, याद है ना आपको? वो लोकपाल, अभी 2 मिनट तो याद होंगे आप, अभी तो 2 मिनट हुए नहीं, क्योंकि देवताओं का 1 मिनट 1 पल भी जो है मनुष्यों के 1000 सालों के बराबर होता है। आप तो जानते हैं दोस्तों। तो केजरीवाल को आप अगर आदमी मान रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती थोड़ी, ये केजरीवाल की कतई कोई गलती नहीं, संजय सिंह की कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ब्लैक में भी दे, मतलब ईमानदारी की बात ब्लैक की, वो मैं कोई, आप बार बार मेरी बात पे नाराज मत हो ना, संजय सिंह जी को लेकर मैं बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, क्योंकि अब मैं केजरीवाल जी ने कहा, मैं निचली अदालत ने 3 महीने के विस्तार से सुनवाई के बाद आदेश में कहा
कि ये पूर्व नियोजित मामला लगता है, लेकिन हाईकोर्ट ने हमारा बिना पक्ष सुने 9 मार्च को इस आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी। ये याद रखिए, ये वो क्या कह रहे हैं, वो जज को सुनवाई से अलग करने की बात कर रहे हैं। वो इस तरह से हर अपराधी किसी भी जज के लिए, या मैं उनको अपराधी नहीं कह रहे, आरोपी मान लेते हैं, एक भी आरोपी इस तरह से कुछ भी बदल सकता है, इस देश की न्याय व्यवस्था का भट्टा बैठा सकता है, उस न्याय व्यवस्था का जिसमें हाई कोर्ट के 9 जज दोस्तों एक माफिया डॉन की जमानत या उसका कोई केस सुनने से इनकार करते हैं। ये उस जगह पर उस तरह का पॉलिटिशियंस जिसके करप्शन की कहानी के साथ ही नीचे हुआ हो, और भले ही नीची कोर्ट से छोटा हो, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, ये तो फिजिबल है, उसके बाद संवैधानिक तौर पर है, और जनता ने उसको हटा दिया गया हो। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें कर रहा है, तो अभी चलते हैं। एक तरफा सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर पक्षकारों को लगता है उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो जज रिक्यूज कर सकते हैं। मेरे मन में जो आशंका है वो मुझे लगा कि सीधे आपके सामने रखूं, अगर रिक्यूजल की बात और कहीं रखते तो उनको वहीं भेजा जाता। आप ये सोच के देखिए, वो ये समझता है कि सिर्फ उसी को कानून आता है, बाकी ये सब जो काले कोट पहन के घूम रहे हैं इनका दिमाग कानून के हिसाब से काला ही, उसको ये लगता है, मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा कि सीधे सामने इसमें सीबीआई का कोई रोल नहीं। मैंने इससे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, पर वहां से इनकार हो गया, खुद ही लिख रहा है। अब वो खुद ही बता रहा है कि क्या क्या हो गया है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन बनाम ईडी के केस का भी हवाला दिया, वहां भी ईडी के आग्रह पर जज बदले गए थे। केजरीवाल ने कई अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, और ये साबित करते रहे कि साहब आप हट जाइए, मैं चाह रहा हूं लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से हट जाइए, क्योंकि अंदर हमारे पास कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा होती तो हमारा लोकपाल भी आ गया होता, हमारी तमाम चीजें आ गई होती, क्योंकि एक एक करके आपको याद होगा सब बारी बारी बिछड़े थे। अब अच्छा, वो तो हाँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक मसला, मुझे लगता है आज का मामला वहां बड़ा था लेकिन हम यहाँ फंसे हुए रहे। तो लेकिन ये भी बड़ा है, आपको मालूम है किस समय केजरीवाल कह रहे आबकारी नीति मामले 5 केस इस बेंच जस्टिस सर्वकांता के सामने आए, उसमें कोर्ट की टिप्पणी देखिए। उन टिप्पणियों में से जज ने केस की मेरिट पर ही फैसला दे दिया, और केजरीवाल ने उन सारी टिप्पणियों को पढ़ के सुनाया कोर्ट के सामने। माफ करना, जस्टिस सर्वकांता शर्मा, मैंने मेहरा बोल दिया था। केजरीवाल जस्टिस सर्वकांता शर्मा के पुराने फैसलों की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि ये केजरीवाल ने हाई कोर्ट का कई निष्कर्ष जो है टिप्पणियों के निचली अदालत के फैसलों में गलत साबित हुए हैं। दिस HE थी, आप बोलते रहे। अच्छा, धन्यवाद। अभी आवाज आ रही है, शायद शेयर कर दीजिए दोस्तों, शायद वापस आ जाए हमारे दोस्त। केजरीवाल ने कहा ट्रायल कोर्ट के जज ने विस्तार से सुनवाई कर दी है। जज ने कहा इस बेंच ने जब टिप्पणी की थी तब निचली अदालत का फैसला नहीं आया था, अब निचली अदालत में जो फैसले में सही कहा गया है उसको आगे चलकर कोर्ट देखेगी। और ये एक फंडामेंटल वो है, ये कानून का बच्चा भी जानता है। ऐसा तो नहीं है कि जो पूरी दुनिया को कानून पढ़ाता है, ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांधता है, उसको नहीं मालूम होगा। उसके पास तो बड़े बड़े लॉयर हैं, और सत्येंद्र जैन जैसे भी, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी भी साथ में हैं। तो केजरीवाल ने कहा ट्रायल कोर्ट के जज ने विस्तार से सुनवाई करके जो कहा, फैसला दिया, उसमें माना कोई करप्शन रिश्वत नहीं ली गई, कोई पैसा गोवा नहीं ले जाया गया। हाई कोर्ट की टिप्पणियों के विपरीत निचली अदालत के निष्कर्ष थे। उस पर केजरीवाल कह रहे अब क्या इस स्टेज पर हाई कोर्ट पुराने फैसले में की गई टिप्पणियों को बदल पाएगा? इस केस को लेकर सीबीआई की सारी थ्योरी को निचली अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। दोस्तों, ये उनका संवाद मैं आपको पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं संवाद कर रहा हूं। तो अब ये कहा, तो केजरीवाल ने 9 मार्च की गई आपकी टिप्पणी, उसने एक एक टिप्पणी गिना था। आपकी टिप्पणी बताती है आप अब भी केस को लेकर अपनी पुरानी राय पर कायम है, इसके चलते मेरे मन में शंका पैदा हो रही है। आज तक किसी गरीब आदमी ने जो अपने घर के जेवर गिरवी रख के, अगर उसके घर में कोई जेवर रहे होंगे, तो वो जाता है और वकील जो बोलता है वो उसको सुनता है। उस गरीब आदमी के मन में कभी शंका नहीं होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं कि शंका भी की जा सकती है। शंका इस देश में वही कर रहा है जिसके सबूत मौजूद हो। गरीब आदमी के पास शंका तो बहुत दूर की बात है, बहुत दोस्तों, उसको पता ही नहीं है कि शंका हो सकती है। इनको पता है, इनके मन में शंका हो गई है, तो हाई कोर्ट की जज नहीं पूरी बेंच बदल दो, और जब इनको दूसरी बेंच भी सजा दे तो पूरा हाई कोर्ट बदल दो। फिर जब वो भी सजा दे दे तो इनको पूरा सिस्टम बदल दो। लेकिन इनकी बात सुनो, इनको मैग्सेस से मिला हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं। ये बच्चों की कसम खाकर
उसके बाद फिर अगली बार कुछ भी कर सकते हैं। माफ करना अगर मुझे आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग, तो अगर मैं कहूं केजरीवाल दरअसल ये एनार्किस्ट है, हर सिस्टम को खत्म करके एक कॉमन आदमी की जिंदगी में कुछ भी चेंज आए उसके खिलाफ खड़े हुए लोग हैं। क्योंकि एक एक बयान आप सुनते चले जाएं, मैंने उसको परिवर्तन से देखा, परिवर्तन से। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत करता हूं, क्योंकि मैं ये हकीकत जानता हूं कि झूठ और सच के बीच में कितना अंतर है, किस तरह से इस देश में परसेप्शन पर सब चीजें आती हैं। केजरीवाल ने कहा जितनी तेजी मामलों में, हाँ, अब केजरीवाल ने फिर कहा कि जितनी तेजी से उनके खिलाफ मामले में विपक्षी पार्टियों के केस में सुनवाई हो रही है उतनी तेजी से दूसरे मामलों में नहीं है नजर आती। जज ने सीधा पूछा कि तो क्या आप कहना चाहते हैं मैं राजनीतिक रूप से बायस्ड हूं? तब केजरीवाल ने कहा सीबीआई ने 500 पेज के जजमेंट के खिलाफ 4 घंटे में अपील दायर कर दी। निचली अदालत के जज के निष्कर्ष को कानूनी तौर पर कोई चुनौती नहीं दी गई है। इतनी तेजी में बिना किसी तैयारी के दायर की गई ये याचिका खारिज होनी चाहिए थी। यानी वो ये भी बता रहा है वो आदमी कि साहब ये आपको समझ में नहीं आती, आप कानून नहीं जानते हो, कानून इसको पता है, ये फैसला लिखवाता तो वो फैसला सही होता, क्योंकि निचली अदालत ने कह दिया तो मैं पकड़ के बैठा हूं। अरे इस देश में बहुत सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है, तो निचली अदालतें रहनी चाहिए, फिर किसी कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ क्यों आए? देखिए उसको कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना कि वो जो है कहीं से चिंदी मिल जाए या अदरक मिल जाए तो पंसारी बन बैठते हैं, क्योंकि निचली अदालत ने एक फैसला दिया है, एक प्रोसेस है, वो दे सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में आ सकते हैं। आप भी आ सकते थे, अगर वो आपको सजा देता तो क्या होता? ये अदालत में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, हाई कोर्ट नहीं आता, आता ना। तो उसी तरह से एजेंसी आई है, लेकिन वो जज के खिलाफ है। तो अब उसने कहा कि केजरीवाल ने ये किया, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी राहत का आदेश दे दिया। केजरीवाल ने जस्टिस श्रवण कांता शर्मा के अधिवक्ता परिषद के समारोह में 4 बार शामिल होने पर सवाल उठाया। आज का खेल यही है, मैं बेसिकली इसके लिए ही पढ़ना चाह रहा था ये केस क्या है। उन्होंने कहा उस संगठन की विचारधारा मेरी विचारधारा के खिलाफ है। याद होगा आपको, सब लोग जानते हैं कि सारा पैसा संघ के लोगों ने भी इकट्ठा करके दिया था, सब लोगों ने दिया। उस समय इसको पैसा लेते हुए कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इसको लगा कि अब वो खिलाफ है, क्योंकि उसको मालूम है उसकी राजनीति का सच ये है कि मुस्लिम वोटों के दम पर जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए यहां से जीतते ही, आपको याद होगा दिल्ली से जीतते ही भाई सीधा पहुंचा था बनारस में, मैदागीन के मैदान से उसने शुरुआत की थी, उसने मैदान तक चुने थे, उसने वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि उसको मालूम था बीजेपी के खिलाफ अगर जीतना है तो मुस्लिम वोटों की, जो मुस्लिमों की बीजेपी के खिलाफ नफरत है, उसको राजनीतिक हथियार बनाना है। ये एक और तो 4 बार मेरी इसमें शामिल हो चुकी, मेरे खिलाफ केस भी राजनीतिक है। इससे मेरे मन में शंका पैदा होती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जज ने केजरीवाल से पूछा कि क्या मैंने उस समारोह में कोई राजनीतिक बयान दिया, किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ बयान दिया, या फिर कोई कानूनी समारोह तक सीमित है। ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये वो आदमी कह रहा है जिसने बच्चों की कसम खाई थी और उस कसम के कुछ ही महीनों बाद उसने उसी पार्टी के साथ समझौता किया। ये वो आदमी कह रहा है जिसने लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, जो भी उसको मिला उन सबको करप्ट, भ्रष्टाचारी और इतनी गालियां दी थी। वो आदमी उनके साथ हाथ मिला के खड़ा हो रहा है। अगर वो जज को ये कह रहा है कि साहब आप वहां थे, तो इससे तो ये 100 बार पूछा जा सकता है कि तुमको जो बच्चों के ऊपर सर पर हाथ रख के झूठ कसम खा सकता है, जो बच्चों की परवाह नहीं कर सकता, उसके लिए इस देश के संविधान की परवाह कितनी होगी, ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। तो केजरीवाल कह रहा कि साहब उस प्रोग्राम में जाना ही आपका मेरे मन में शंका पैदा कर सकता है, और अगर मान लो जज ये कहती कि मैं उस प्रोग्राम में नहीं गई थी, तो हो सकता है ये वो सड़क से उस दिन गुजरी हो। इस बात में भी सवाल कर सकता है कि सड़क के सामने से गुजरे यार, आप समझ नहीं रहे, प्रोग्राम चल रहा था, अंदर से ऐसी हवा आ रही थी। तो खैर आज मुझे लगता है कि इसके साथ जब भी मैं बात करता हूं केजरीवाल साहब के, क्योंकि पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजें हम बताते नहीं, बहुत सारी चीजें आपको बताई नहीं जाती है। मैं कोई अधूरे सवाल नहीं छोड़ रहा हूं मैं। खैर इस पर आते हैं। केजरीवाल ने अमित शाह के बयान का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में जाना ही होगा। केजरीवाल कह रहे एक परंपरा है कि अगर एक जज के निकट संबंधी अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों तो जज सुनवाई से अलग हो जाते हैं, और केजरीवाल ने अपनी बात पूरी की। ये भूल जाता है असम के उस जज को, हाई कोर्ट के,
जिसको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, जब राज्यसभा सांसद होता है, फिर वापस भेजा जाता है और फिर अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर वापस आके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है रिटायरमेंट के बाद। ये किसको समझा रहा है? ये समझते हैं कि देश के लोग पढ़े नहीं है। यार ये देश अब सोशल मीडिया में देख लेता है तुम्हारी सच को, तुम्हारी वो सारी कस्में सुनता है वो, जिसमें कहा था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, सबसे पहले उछल के बंगले में बैठा और शीश महल बनवा दिया। तो मुझे ये नहीं है, मुझे देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दिल्ली की लड़ाई में बहुत तटस्थ मुझे था कि भाई जो भी हम लोग किसी भी लड़ाई में तटस्थ होते हैं, जो जीतेगा वो रहेगा, जिसको जनता चुनेगी। तो सीबीआई के तौर से फिर जज ने ब्रेक लिया, उसके बाद सीबीआई की ओर से मुझे लगता है कि दोस्तों बड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि आज आधे घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन चलिए, बंगाल का चुनाव सड़क पर जीता जाता है, बिल्कुल बात सही है। एक और है सीबीआई की ओर से जो तुषार मेहता ने आज जो किया है ना, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने कहा कि इसकी बात ये बहुत ही गलत मांग है। ये कहना बहुत आसान है कि ये मामला किसी दूसरे जज को दे दिया जाए, लेकिन ये गलत मिसाल बनेगी। अगर केवल आरोप लगाकर या जज पर शक करके कोई ये पक्ष तय करने लगे कि उसके इसका कौन सा जज सुनेगा, तो फिर कोई भी जज ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा। कोर्ट को ऐसे प्रयासों पर रोकना चाहिए जिससे जज पर आरोप लगाकर माहौल बनाया जाए, अदालत पर जवाब दिया जाए। एससी सुधार जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है सुधार मेहता ने कहा, तुषार मेहता ने, कि जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था। उस रीजन टू बिलीव वाले आदेश को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन ये बात कोर्ट को केजरीवाल ने नहीं बताई। केजरीवाल बाकी सब तो बता रहा था। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जज को जमानत पर फैसला देते वक्त आरोपी के खिलाफ केस की मेरिट पर अपनी राय देनी होती है। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की टिप्पणियां इसी संदर्भ में थी। जहां तक मनीष सिसोदिया के केस का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसलिए जमानत दी थी कि वो लंबे समय से जेल में बंद थे। इसका मतलब नहीं कि वो बेंच के निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। अब एसजी ने तुषार मेहता से कहा कि अरविंद केजरीवाल का कहना कि चूंकि जस्टिस श्रवण कांता ने अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लिहाजा उनकी निष्पक्षता पर संदेह है, तो ये एक बेहद अजीब और बचकाना तर्क है। जज की व्यक्तिगत राजनीतिक सोच कुछ भी हो सकती है, उससे उन पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लग जाता। और कई बार किसी भी जज को बुलाते हैं, क्या जज मना कर देगा? अधिवक्ता परिषद एक बार एसोसिएशन है, तो उसमें कई हाई कोर्ट के कई जज, सुप्रीम कोर्ट के कई जज अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में गए हैं और कानून के विषय पर बोले हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल उन सभी जजों के आदेश को गलत कहेंगे? हकीकत तो यह है कि जिन जजों ने उन्हें जमानत दी थी, उनमें से एक जज जिसने उनको जमानत दी वो भी अधिवक्ता परिषद के उसमें गया था। तो उस समय तो केजरीवाल को कहना चाहिए था कि भाई हमको जरूरत नहीं है, हम इस जज की दी गई जमानत को अस्वीकार करते हैं, हम जेल चले जाएंगे। नहीं गए। कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए सोशल मीडिया पर क्या कह रहा है, पब्लिक क्या कह रही है। इस तरह की मांग को सख्ती से खारिज करना चाहिए। और उसके बाद जज ने जो कहा, मुझे लगता है वो मायने हैं, वो बताते हैं स्टैंड क्या होने जा रहा है। जज ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि मेरे सामने पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ने मुझसे मामले की सुनवाई से हटने की मांग की है। मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, उम्मीद है कि मैं अच्छा फैसला दूंगी। और जस्टिस श्रवण कांता शर्मा ने आदेश सुरक्षित रखा। केजरीवाल और सिसोदिया की जो कंपनी है, जो जय बीरू ही कहूंगा यार, आप फिर पता नहीं क्या कहने लगते हो, कभी पता नहीं इसमें लिख देने लगेगा कि यार रंगा बिल्ला या कुछ ऐसा आप बोलोगे, मैं कतई नहीं बोलूंगा। मैं आपके कहने के बावजूद नहीं बोलूंगा, चाहे आप इसमें लिख दीजिए तब भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि भाई वो जो जय बीरू हैं उनकी जमानत पर फैसला होगा। आज मुझे लगा कि मैं इस पर जरूर बोलूं। आप लोग जुड़े दोस्तों, और हम लोगों का मैं इस बात के लिए फिर आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप इतनी सारी टेक्निकल मेरी उसके बावजूद जुड़ रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सब लोग चैनल को मुझे लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपने प्रारब्ध पर देखा होगा, उसको भी देखिएगा। प्रारब्ध के हमारे साथ अवनीश जी फील्ड में भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भी हौसला फील्ड का बढ़ना चाहिए। वैसे तो आप उनको बहुत स्नेह देते हैं, तो मैं आपके साथ आज इसी को यही करते हैं। कल फिर मिलेंगे। एक और मैं यहाँ हूँ और मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था दोस्तों, वो नहीं बता पा रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको, और ये जयपुर डायलॉग में बहुत वायरल भी हुआ था, कि आपको बताया था कि 2016 में कानपुर के एक पंडित जो रिटायर्ड प्रिंसिपल था, वो साइकिल पे आ रहा था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी और 2 साल तक वो केस बंद हो गया।
फिर अचानक 2018 में लखनऊ में एटीएस पर रेड होती है और वो खूंखार हत्यारे, मानव पिशाच, मैं उनको ये बोलता हूं, वो जो जिहादी है वो पकड़े जाते हैं, सैफुल्ला मारा जाता है। और तब पता चलता है कि उन लोगों ने सिर्फ रिवॉल्वर पिस्तौल को टेस्ट करने के लिए एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसके माथे पर तिलक लगा था। आज उन हत्यारों को जो बचे थे उनको आजीवन कारावास हुई है। मैं सोचता हूं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। ये मैंने देखा, एक भी जिहादी हत्यारे को फांसी से कम होना इस देश के न्याय की ट्रेविसिटी है, क्योंकि वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, वो इस देश की आने वाली जनरेशन्स को खत्म करने वाला एक नर पिशाच है, जिसका सीधा रिश्ता औरंगजेब, बाबर और उन हत्यारे और बलात्कारियों के हुजूम से जुड़ता है, जो इस देश की बच्चियों को दुनिया के बाजारों में सेक्स स्लेव करके बेचना चाहते हैं। और आखिर में एक और वीडियो आपको देखने को कहूंगा। बांग्लादेश का एक मौलवी है जो आज ये कहता है कि अगर उस देश की सेना म्यांमार पर हमला करके औरतें लूटती है तो उन औरतों को फौजियों के बीच में बांट देना चाहिए। तो आप इस तरह की जाहिलियत और जो राक्षसीपन है उसके लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आपके बच्चे इनकी जद में होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध, शुभ रात्रि।